हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा कैसे हो आप सब लोग? ठीक हो? जिन स्टूडेंट का रिजल्ट आया उनको बहुत बहुत मुबारक। और बाकी स्टूडेंट्स जल्दी से मुझे मतलब ओवरऑल रिस्पांस दीजिए। कैन यू लिसन मी क्लियरली? ओके, थैंक यू बेटा। लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर फॉर द डे। बेटा उसके लिए प्रैक्टिस अब करते हैं। प्रैक्टिस के लिए कम टू पेज नंबर 178 for comprehensive example number 2 practice question with the title of Henry Brothers. हामिद, ठीक है जी? हामिद बेटा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम मैम जी। हम मैम हमने ना जो आपने उस दिन वो एग्जांपल हमने की ना ग्रुप ब्रदर की, हाँ जी मैम उसमें ना वो 18 फरवरी का वो कह रहा है 2% डिस्काउंट का इफ पेमेंट इज मेड ऑन द ड्यू डेट। बेटा, टेल मी द पेज नंबर। मैम 170 गुल ब्रदर्स में एंड ट्रांजैक्शन ऑफ 169 विच सॉरी डेट? ओके, पेज नंबर और उसमें 169। ट्रांजैक्शन की डेट बताओ बेटे। मैम वो 18 फरवरी का वो कह रहा है कि 2% डिस्काउंट इफ पेमेंट इज मेड ऑन द ड्यू डेट। मैम 2% यस, डिस्काउंट का वो क्यों नहीं इफेक्ट हो रहा है उस पे? इसलिए नहीं इफेक्ट हो रहा बेटे, ये कैश डिस्काउंट है। ये तब होगा जब पेमेंट का टाइम आएगा। अभी तो 18 फरवरी को बेटे गुड्स सेल हो रही हैं, ठीक है? आप अभी जी गुड्स सेल कर रहे हो, आपने टोटल वैल्यू इनवॉइस वैल्यू 275,000 से सेल की एंट्री को रिकॉर्ड किया है। हम उसके बाद देखेंगे। देखो, आपने कभी को गुड्स सेल कर दिए इस ट्रांजैक्शन में, फिर उसने बताया ही नहीं कि कभी ने पेमेंट की है या नहीं की है। तो जब पेमेंट का जी टाइम आता है हम कैश डिस्काउंट को जब रिकॉर्ड करते हैं। तो 18 फरवरी को बेचे हैं, 25 फरवरी तक की उसने ट्रांजैक्शंस दी हुई है। कहीं पे मेंशन नहीं किया हुआ कि कभी से कैश आया ही नहीं आया। भाई अगर 15 डेज में आ जाता तो हम इसमें से तब 2% डिस्काउंट माइनस करते, एंट्री पास करते, कैश डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट और कभी रिसीवेबल क्रेडिट। और अगर आफ्टर 15 डेज आता तो फिर हम 100% ही रिकवरी करते। और मैम यहाँ पे ना जो बी के बाद उन्होंने कंट्रोल अकाउंट्स बनाए हैं, उन्होंने कहा पेबल कंट्रोल अकाउंट और रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट। हाँ तो जी, ये मैम हमने नहीं बनाया अभी। तो चलो ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले इसके अकाउंट्स बना लेते हैं। हमने इन अकाउंट्स जी को अभी पहले ये भी वाले पढ़े डिस्कस हैं। किया था। ठीक है बेटे, अभी बना लेते हैं ये और अकाउंट्स। और मैम एक और बात थी कि हाँ जो जी, आपने वो लिखवाया ना वो तीसरा वाला उसका नाम था, एक सिंगल वाला था, एक डबल और ट्रिपल। मैम ट्रिपल कॉलम ट्रिपल में जो कैश। जी मैम ट्रिपल कॉलम मैम उसके साथ आपने ना वर्डिक लिखवाया डिस्काउंट का। मैम उसकी थोड़ी सी एग्जांपल दे देंगे आप बिल्कुल, कि अभी हम कुछ जब एग्जांपल्स डिस्काउंट लेते हैं और आएगी तो। डिस्काउंट को। हाँ, जैसे यही देख लो, अगर यही वाली आपने कभी वाली ट्रांजैक्शन मुझसे पूछी है हामिद, हम ऐसा सपोज कर जी लेते हैं कि जनाब उसने विद इन 15 डेज हमें पेमेंट कर दी हुई है। अब हम इसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे ट्रिपल कॉलम कॉलम कैश बुक में? जी ठीक है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। आपके सामने मैं डिटेल में पेएबल कंट्रोल अकाउंट और रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट भी बना देती हूँ। उसके बाद हम फर्दर प्रैक्टिस की तरफ चलेंगे। ऐसे ठीक है? जैसा। चलो आप और मेरे मैम एक साथ आपने जी। वो लास्ट पे कहा था, आपने कहा था कि वो जो परचेज वाला ना आपने कहा था इंडिविजुअल कंट्रोल अकाउंट, उसका भी आपने कहा था कि वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं बता दूंगी आपको। अच्छा, कुछ चीजें वो ऐसी होती हैं कि अब जैसे प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 करवाऊंगी ना, वो डिटेल में 100% सारा करवा दूंगी। कुछ चीजें जी ऐसी होती हैं क्योंकि मैं करवा चुकी होती हूँ, तो मुझे ये होता है कि अब यस कुछ मैम। प्रैक्टिस आप लोग भी मेरे साथ साथ कीजिए। नहीं नहीं वो मुगीस भाई ने मैम कहा था ना वो लास्ट लेक्चर के लास्ट पे, तो आपने कहा था मुझे याद हाँ, करवाना, चलो मैं अगर लास्ट में कोई करवा चीज दूंगा। इसके, हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा किया आपने हमें, थैंक यू बेटा, आपने मुझे रिमाइंड यस मैम करवाया। थैंक यू मैम। वो भी कर वेलकम लेते मैम। हैं। कुछ चीजें जो स्किप हो जाती हैं वो मैं खुद भी सम टाइम स्किप कर देती हूँ कि अब हम यस उसकी मैम। डिस्कशन कर चुके, बार बार प्रैक्टिस कर चुके, जस्ट टू सेव द टाइम, फिर मैं आप लोगों के एंड पे छोड़ देती हूँ। अब मैं यस आपको मैम। अनम्यूट नहीं करी, आप भी नहीं कीजिएगा, मेरे साथ रहिएगा। आपके ये प्रॉब्लम्स मैं मैम पहले सॉल्व करती हूँ। हम पहले कभी वाली ट्रांजेक्शन को ट्रिपल कॉलम कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं, और फिर उसके बाद इसके कंट्रोल अकाउंट्स, और फिर फर्दर बातों की तरफ चलेंगे। ठीक हो गया? यस चलें मैम। जनाब, अब इसको रिकॉर्ड करते हैं। चलें जनाब, ट्रिपल कॉलम कैश बुक, इसका फॉर्मेट यहां ड्रॉ करते हैं जनाब। अब मेरे पास मार्जिन कम है, मैं डेट का कॉलम बोथ साइड पे इग्नोर कर रही हूँ। ठीक है? या चलें आप लोग कंफ्यूज ना हो, मैं छोटा सा डेट का कॉलम भी बना देती हूँ। ये डेबिट साइड पे क्या आता है बेटे? कैश बुक के रिसीट्स। यस मैम। ओके बेटे, आफ्टर रिसीट्स डिस्काउंट का कॉलम आएगा। डेबिट साइड पे कौन सा डिस्काउंट होता है? अलाउड। डिस्काउंट अलाउ। शाबाश। अब फिर उसके बाद एक कॉलम कैश का, और बेटे एक कॉलम हमारे पास बैंक का। बैंक। ये एक साइड हमारी कंप्लीट हुई। आफ्टर देन क्रेडिट साइड पे भी इसी तरह कॉलम फॉर डेट, और यहाँ क्रेडिट साइड पे क्या आती है बेटे? पेमेंट्स। और फिर डिस्काउंट का कॉलम आएगा। क्रेडिट साइड पे कौन सा डिस्काउंट होता है? रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव। ओके बेटा,
अच्छा, उसके बाद ये कॉलम कैश का, यहाँ चले मार्जिन बच ही गया हमारे पास, ये बैंक कॉलम। अब देखिए अगर कवि की ट्रांजैक्शन को मैं यहाँ रिकॉर्ड करूं तो कैसे रिकॉर्ड करूंगी? हम सपोज कर लेते कि जनाब कवि ने विद इन 15 डेज हमें पेमेंट कर दी है। कवि को हमने आइटम्स कितनी वैल्यू के सेल किए थे? 2,75,000। यस मैम। ठीक है, अगर वो हमें बेटे विद इन 15 डेज पेमेंट कर रहा है तो हमें उसको 2% डिस्काउंट देना होगा। तो भाई यस मैम। देखो यहाँ मैं वर्किंग करते हैं, 2,75,000 का 2% लेते हैं बेटे। 2% लिया, ये मेरे पास डिस्काउंट आ रहा है 5,500, इतना ही आ रहा है। देखो अब मैंने कैसे करना है, हम अपने कस्टमर को 2% डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं और उससे कैश कितना रिसीव कर रहे हैं? 2,75,000 माइनस 5,500। हम जनाब अपने कस्टमर से कैश रिसीव कर रहे हैं 2,69,500। मैंने करना क्या है? पहली बात तो ये कैश रिसीव कर रहे हैं, कैश बुक की कौन सी साइड पे आना चाहिए? डेबिट साइड पे। अब डेबिट साइड पे मैंने यहां लिखना है रिसीवेबल। कौन से रिसीवेबल? किस कस्टमर से? कवि से हम रिसीव करें, और हम कवि को डिस्काउंट अलाउ करें 5,500 और कैश रिसीव करें 2,69,500 का कैश रिसीव करें। अब अगर कैश रिसीव करें ऑफिस में तो मैंने कैश के कॉलम में डेबिट कर देना है, और अगर चेक रिसीव करें और बैंक में डिपॉजिट करा दिया तो मैंने बैंक के कॉलम को डेबिट कर देना। अब चले हम यहाँ सपोज करते हैं चेक रिसीव नहीं किया, बैंक में नहीं गए, पैसे ऑफिस में आए, तो बेटे मैंने कैश के कॉलम में यहाँ जितनी अमाउंट रिसीव की है आफ्टर 2% डिस्काउंट 2,69,500 ये मैंने यहाँ रिकॉर्ड कर दिया। अगर चेक आया हुआ होता तो ये और बैंक में डिपॉजिट हो गया होता तो इसका मतलब मेरा बैंक बैलेंस बढ़ा है। मैंने कैश कॉलम को डेबिट करने की बजाय बैंक कॉलम को 2,69,000 से 500 से डेबिट कर देना था। बताइए क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, एक तो ये आपका इश्यू था। आज मैं ऐसा करती हूँ, हम उस क्वेश्चन की तरफ, प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ नहीं जाते, हम एक क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं और ट्रिपल कॉलम कैश बुक की प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक तो आपकी ये क्यूरी थी, ये भी रिजॉल्व हुई। आफ्टर देन आपको उस क्वेश्चन में रिसीवेबल और पेएबल के अकाउंट्स बनाने। चलिए हम उन अकाउंट्स के फॉर्मेट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी बेटे रिसीवेबल और पेएबल के कंट्रोल अकाउंट बनाइए। अब मैंने आपसे कहा था कि जनाब मैं ये डिटेल में अकाउंट बनवा दूंगी आपको। अब जनाब रिसीवेबल बेटे हमें और बाकी स्टूडेंट्स भी बेटे हमारा एसेट अकाउंट है। जितने भी एसेट्स होते हैं उनका नॉर्मल बिहेवियर क्या होता है? डेबिट होता है। इसलिए बिगिनिंग बैलेंस हम कौन सी साइड पे लिखते हैं? डेबिट साइड पे। और क्लोजिंग बैलेंस कौन सी साइड पे लिखते हैं? क्रेडिट साइड पे। अब ये देखो, जब भी रिसीवेबल अकाउंट बनाओगे क्या करोगे? डेबिट साइड पे इसका बिगिनिंग बैलेंस और क्रेडिट साइड पे इसका क्लोजिंग बैलेंस। इसके अलावा बाकी ट्रांजैक्शंस के इफेक्ट्स हम कैसे देंगे? वो ट्रांजैक्शन जिससे रिसीवेबल का बैलेंस बढ़ता है वो डेबिट साइड पे लिखेंगे, और जिनसे रिसीवेबल का बैलेंस कम होगा, क्योंकि डेबिट क्रेडिट रूल्स क्या पढ़े हुए हैं कि जनाब एसेट्स अगर इंक्रीज हो तो उनको डेबिट करते हैं, एसेट्स अगर डिक्रीज हो तो उनको क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो बेटा जी यहाँ मैंने यही काम करना है। जहां तक रिसीवेबल की बात है, क्रेडिट सेल्स की वजह से रिसीवेबल का बैलेंस बढ़ता है, इसलिए हम क्या करते हैं जनाब? क्रेडिट सेल्स की जब एंट्री करते हैं रिसीवेबल को डेबिट करते हैं और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। उस एंट्री की पोस्टिंग करोगे तो क्रेडिट सेल्स की अमाउंट रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट की डेबिट साइड पे आएगा। अब जनाब हमने कस्टमर को क्रेडिट बेसिस पे गुड्स सेल कर दी, रिसीवेबल का बैलेंस बढ़ गया। रिसीवेबल का मतलब है कि जनाब हमें अपने कस्टमर से पैसे लेने हैं। अब इसका बैलेंस कैसे कम होगा? या तो हम अपने कस्टमर से पैसे ले लें, कैश रिसीव कर लें, या बैड डेट्स हो जाएगा, या किसी भी और रीजन की वजह से भी रिसीवेबल का बैलेंस कम हो सकता है। वो तमाम रीजन जिससे रिसीवेबल का बैलेंस कम होगा हम उसे रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। जैसे ये देखो, हम अपने कस्टमर से कैश रिसीव करें, उससे भी रिसीवेबल का बैलेंस कम होगा, इसलिए वो क्रेडिट साइड पे आएगा। कुछ कस्टमर्स ऐसे होंगे जिनके बैड डेट्स हो जाएंगे, उनसे भी रिसीवेबल का बैलेंस कम होगा, क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट बेसिस पे अपने कस्टमर को गुड्स बेटा सेल की हैं, बिकॉज ऑफ क्रेडिट सेल्स रिसीवेबल का बैलेंस बढ़ता है, इसलिए डेबिट साइड पे आते हैं कि हमने जनाब चीज बेची है, पैसे लेने हैं। लेकिन सम टाइम हमारे कस्टमर हमें गुड्स रिटर्न कर देते हैं। तो जब कस्टमर ने हमसे चीज खरीदी, रिसीवेबल का बैलेंस बढ़ा कि भाई उनसे पैसे लेने हैं, लेकिन जब कस्टमर ने हमें गुड्स रिटर्न कर दी हुई है, अब हमने उनसे पैसे नहीं लेने, तो वो जो रिटर्न्स हैं वो रिसीवेबल के बैलेंस को कम कर देती हैं। तो इसलिए हम ऑपोजिट साइड पे क्रेडिट सेल्स रिटर्न्स को लिखते हैं।
फिर कुछ कस्टमर्स को हम डिस्काउंट अलाउ करते हैं और डिस्काउंट अलाउड की वजह से भी रिसीवेबल का बैलेंस कम होता है। तो जनाब बिकॉज ऑफ कैश रिसीव्ड, बैड डेट, सेल्स रिटर्न्स और डिस्काउंट अलाउड, इसकी वजह से बेटे रिसीवेबल का बैलेंस कम होता है, इसे क्रेडिट करते हैं। क्रेडिट सेल्स की वजह से बैलेंस बढ़ता है, इसे डेबिट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंट है, बहुत से चैप्टर्स में बार बार रिपीट होगा। इसमें कुछ और ट्रांजैक्शंस भी विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं आपको बताऊंगी, लेकिन यहाँ पे वो चीजें अभी से मैं इंट्रो के लेवल पे बताऊंगी, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। एक एक्स्ट्रा चीज मैं यहाँ पे आपको और बताऊंगी जो हमें रिक्वायर्ड है, जिसकी डिस्कशन कर चुके। वो क्या चीज है जिससे आपके रिसीवेबल का बैलेंस कम होता है, वो क्योंकि हम पढ़ चुके, उसे कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री क्या है? सेट ऑफ एंट्री कि जनाब एक ही स्पेसिफिक पर्सन, हमारा डेटर भी है, क्रेडिटर भी है, हमने उनसे चीज खरीदी भी है, रॉ मटेरियल खरीदा है, हमने जनाब फिनिश गुड्स बना के उसको बेची भी है, तो हमने उनसे पैसे लेने भी हैं और देने भी हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं? हम कहते हैं कि जो जनाब अगर सपोज हमें कि जनाब मैंने आपसे 1000 लेने हैं और 2000 आपको देने हैं। एक मेथड तो ये है कि जनाब मैं पहले आपसे 1000 लूं, 1000 खुद से उसमें ऐड करूं और 2000 आपको वापस कर दूं। अब एक मेथड ये है, दूसरा मेथड ये है कि बजाय इसके कि हम दो ट्रांजैक्शंस करें, मैं आपसे ये कहूंगी कि जनाब मैंने खुद से 1000 आपके 1000 में डाल के आपको 2000 जो रिटर्न करना है, मैं आपसे कहूंगी कि जनाब आप मुझे 1000 ना दीजिए, वो जो कम वाली अमाउंट है हम एडजस्ट कर लेते हैं, मैं आपको 1000 रुपया दे देती हूँ। उससे होगा क्या, आपका 1000 का बैलेंस और मेरे 2000 का बैलेंस एडजस्ट हो जाएगा। इस एंट्री को कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री या सेट ऑफ एंट्री। याद है ये एंट्री? यस मैम। तो बेटे इस सेट ऑफ और कॉन्ट्रा एंट्री की वजह से क्या है, आपके रिसीवेबल और पेएबल दोनों का बैलेंस कम होता है। रिसीवेबल एसेट है, एसेट कम होंगे तो उसे क्रेडिट करेंगे, पेएबल आपकी लायबिलिटी है वो कम होगी तो कॉन्ट्रा एंट्री उसके अकाउंट में डेबिट होगी और रिसीवेबल अकाउंट में क्रेडिट होगी। तो अब तक यहाँ तक के लेवल तक आपने इस अकाउंट में मैक्सिमम ये पॉइंट जहन में रखने के जब भी रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट हम बनाते हैं तो क्या करते हैं, बिगनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे, क्रेडिट सेल्स डेबिट होती हैं और जनाब कैश रिसीव, बैड डेट, सेल्स रिटर्न्स, डिस्काउंट एंड कॉन्ट्रा एंट्री क्रेडिट होती है। अब इस क्वेश्चन में आपके सामने फॉर्मेट है, अब जो क्वेश्चन आप बता रहे हो हम उसको आपने सॉल्व अभी करते हैं। जी जी आपने ये सामने अभी लिखा कि बैड डेट्स क्रेडिट, मैम जो हमने अभी आपने ग्रुप ब्रदर की एग्जांपल करवाई थी ना मैम, जो जनरल हम इसमें बैड डेट्स को हमने डेबिट किया था, तो इन दोनों में मैम जरा एक बार दोबारा डिफरेंस बता दीजिएगा, जितनी कब भी क्रेडिट और बिजनेस डेबिट। की ट्रांजैक्शंस होती हैं सबसे पहले हम उसे जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। जर्नल में बैड डेट्स की एंट्री मैंने आपको क्या लिखवाई है बेटे, मैंने एंट्री यूं नोट करवाई कि आप बैड डेट्स अकाउंट को डेबिट कर दीजिए, क्रेडिट मैंने किसको किया बेटे, रिसीवेबल, शाबाश, रिसीवेबल अकाउंट को क्रेडिट किया। इसका मतलब है कि जनाब जर्नल में भी हमने डेबिट क्रेडिट दोनों एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड किए। तो जर्नल से सारा डाटा कहाँ जाता है उसके बाद, लेजर्स में, टी अकाउंट्स में जाता है। रिसीवेबल एक टी अकाउंट एक लेजर है, तो हमने डेबिट क्रेडिट इफेक्ट दोनों ट्रांसफर करने। बैड डेट्स की इस अमाउंट को जब बैड डेट के अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, बैड डेट्स के अकाउंट में ये डेबिट होगा और वहां टाइटल लिखेंगे रिसीवेबल। ये देखो बैड डेट्स का अगर मैं अकाउंट बनाऊंगी, ये मैं यहाँ पे बैड डेट का अकाउंट ओपन कर, जनाब बिजनेस की जो एक ट्रांजैक्शन हमने जर्नल में रिकॉर्ड किया उसका डेबिट इफेक्ट भी रिकॉर्ड किया, क्रेडिट इफेक्ट भी रिकॉर्ड किया। तो जब पोस्टिंग करेंगे यहाँ से इंफॉर्मेशन लेजर्स की तरफ जाएगी तो डेबिट इफेक्ट को भी ट्रांसफर करेंगे और क्रेडिट इफेक्ट भी आपका ट्रांसफर होगा। अब कैसे ट्रांसफर करेंगे, देखो जर्नल एंट्री में अगर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट है, सपोज ये अमाउंट 100 की है, बैड डेट्स 100 से डेबिट है तो बैड डेट्स का अकाउंट भी 100 से डेबिट होगा, लेकिन ऑपोजिट अकाउंट टाइटल देंगे रिसीवेबल, ऐसे है ना। और जब रिसीवेबल के अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे तो रिसीवेबल की क्रेडिट साइड पे लिखेंगे 100, दोनों इफेक्ट्स पोस्ट हो गए। तो बेसिकली रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट लेजर अकाउंट है। जनरल जर्नल में ये एंट्री तो पास करनी ही करनी है, लेकिन इस जर्नल एंट्री को नेक्स्ट आपने लेजर्स में भी ट्रांसफर करना है। तो जब लेजर्स में ट्रांसफर करोगे बैड डेट्स को, तो और क्या करोगे, बैड डेट अकाउंट की डेबिट साइड पे आएगा और रिसीवेबल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आएगा। यस मैम, क्लियर है। ओके हो गया। चलो अब इस क्वेश्चन में हम एक काम करते हैं, फॉर्मेट हमारे सामने है, इस क्वेश्चन में हम रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट बनाते हैं। अब देखो उस दिन हमने कौन कौन सी डे बुक्स बनाई थी, क्या क्या इंफॉर्मेशन आई थी हमारे पास, सेल्स डे बुक बनाई,
यस मैम, सेल भी बनाई थी और परचेज वाली भी बनाई थी, उसके बाद हमने कैश बुक भी बनाई थी। शाबाश। अब वहां से आपको याद है कि बेटे बार बार हमने क्लास में बात की कि जो डे बुक्स का टोटल होता है वो कंट्रोल अकाउंट में हम ट्रांसफर करते हैं, yes, और जो इंडिविजुअल अमाउंट्स होती हैं वो हम इंडिविजुअल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। डू यू रिमेंबर? यस मैम। ओके, अब देखें, मुझे जनाब रिसीवेबल का बिगनिंग और क्लोजिंग बैलेंस चाहिए, नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो इट्स ओके, हम जनाब इसको इग्नोर कर देते हैं, जो जो बैलेंसेस गिवन है वो हम ट्रांसफर कर देते हैं। अब रिसीवेबल अकाउंट अगर उसने बनाने का कहा है तो अंडरस्टूड बात है कि जनाब हमने उधार कस्टमर को बेचा है, इसीलिए तो रिसीवेबल का अकाउंट ओपन हुआ। तो मुझे अब टोटल क्रेडिट सेल्स की इंफॉर्मेशन चाहिए। किस बुक को मुझे कंसल्ट करना होगा? मुझे सेल्स डे बुक को कंसल्ट करना होगा। सेल्स डे बुक मुझे ये इंफॉर्मेशन देगी कि जनाब इस मंथ में मेरी टोटल क्रेडिट सेल्स कितनी थी। तो सेल्स डे बुक की तरफ चलिए, देखो मेरी टोटल सेल्स कितनी थी, 448800। अब क्या काम करेंगे, 448800 ये अमाउंट मुझे सेल्स डे बुक से मिली। फिर जनाब अगर उधार बेचा है तो डेफिनेटली मैंने अपने कस्टमर से कैश भी रिसीव किया है। अब कस्टमर से कैश रिसीव किया, ये इंफॉर्मेशन मुझे किस बुक से मिलेगी? कैश रिसीव्ड बुक में। और क्या हमने इस क्वेश्चन की कैश बुक को बनाया? यस मैम। ठीक है, तो अगर कैश बुक हमने बनाई है तो जरा कैश बुक के टोटल से जाके देखो और मुझे बताओ हमने अपने कस्टमर से कितना टोटल कैश रिसीव किया है। मैम हमने जो कैश हमने किया वो 3 लाख है और जो बैंक वाला वो 1 लाख है। जो 3 लाख वाली अमाउंट है उसके ऑपोजिट देखो बेटे क्या लिखा हुआ है। ये जो 3 लाख हमने रिसीव किया है ये अगेंस्ट कैश सेल्स रिसीव किया है। यस मैम। ठीक है, और बेटे रिसीवेबल अकाउंट में जो इन्फॉर्मेशन आती है वो क्रेडिट सेल्स के अगेंस्ट आती है। कैश सेल्स से रेलेवेंट कोई भी इन्फॉर्मेशन हम रिसीवेबल के अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते। अब कैश सेल्स से रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन कौन कौन से अकाउंट्स में जाएगी? एक तो कैश बुक में, कैश के अकाउंट में। कैश सेल्स की एंट्री क्या होती है? देखो हम कैश सेल्स की एंट्री पास करते हैं, हम बेटे कैश अकाउंट को डेबिट करते हैं और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करते हैं ना। यस मैम। कैश सेल्स की ये एंट्री होती है। इसका मतलब है कि जनाब एक तो ये कैश अकाउंट में अमाउंट जाएगी और कैश अकाउंट की डेबिट साइड पे जाएगी जब कैश का अकाउंट बनेगा। जब सेल्स का अकाउंट बनेगा तो सेल्स में क्रेडिट होगी, इसका इफेक्ट रिसीवेबल के अकाउंट में नहीं आएगा। ओके हुआ? रिसीवेबल के अकाउंट में सिर्फ क्रेडिट सेल्स अपने के अगेंस्ट में जो हमने अपने क्रेडिट कस्टमर से कैश रिसीव किया सिर्फ वो आएगा, जो कि आप मुझे बता रहे हो 100,000। जो चनाब से हमने 68,000 रिसीव किया है और अमीन स्टोर से 32,000 रिसीव किया, ये टोटल कितना बना? 1 लाख। 1 लाख बना। तो हमने जनाब अपने कस्टमर से 100,000 रिसीव किया, वो कैश रिसीव किया, वो अमाउंट क्या आएगी? अब ये समझ में आया जो 3 लाख है वो मैंने यहाँ नोट डाउन नहीं करना। क्यों? उसकी रीजन क्या है? वो जो 300,000 हमने रिसीव किया बेटे, वो हमने रिसीव किया अपने क्रेडिट कस्टमर से नहीं, अपने कैश कस्टमर से रिसीव किया है। कैश सेल्स की अमाउंट है और कैश सेल्स की क्योंकि एंट्री होती है, कैश को डेबिट करते हैं और सेल्स को क्रेडिट करते हैं, वहां पे रिसीवेबल पे इसका इफेक्ट नहीं आता। ये ट्रांजेक्शन एक तो कैश के अकाउंट में जाएगी, दूसरा सेल्स के अकाउंट में जाएगी, इसका इफेक्ट रिसीवेबल के अकाउंट पे नहीं आएगा। क्लियर हो गया? यस मैम क्लियर है। इस क्वेश्चन में क्या कोई बैड डेट्स थे? जनरल जर्नल में जाके देखो एंट्री की होगी हमने, 65,000 के बैड डेट्स हैं। है यस मैम। ठीक है, अब बैड 23 डेट्स हैं फरवरी। एग्जैक्टली, तो 65,000 के बैड डेट्स जो हैं वो यहां हम रिकॉर्ड कर देंगे। इस क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न्स भी नहीं है, जीरो एज्यूम, डिस्काउंट अलाउड भी इस क्वेश्चन में नहीं है, जीरो कॉन्ट्रा एंट्री भी नहीं है, जीरो। तो लीजिए रिसीवेबल के अकाउंट से रेलेवेंट 3 ही इंफॉर्मेशन दी हुई थी, 3 इंफॉर्मेशन ही हमने रिकॉर्ड कर दी। ओके हुआ? गुड। यस मैम। अब उसके बाद बेटे जिस तरह रिसीवेबल का कंट्रोल अकाउंट हमने डिटेल में डिस्कस किया, अब हम बात करते हैं पेएबल कंट्रोल अकाउंट की और देखते हैं कि पेएबल के कंट्रोल अकाउंट में मैक्सिमम क्या इंफॉर्मेशन आती है। तो जनाब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं, पेएबल कंट्रोल अकाउंट की तरफ। अब हामिद बेटा कीप इन माइंड और बाकी स्टूडेंट्स भी बेटे, अकाउंट का वर्ड लिखा हुआ है, ये जर्नल नहीं है, लेजर है। एक एक इफेक्ट इधर आएगा। ठीक है, अब देखो रिसीवेबल का अकाउंट किस वजह से रेज होता है? बिकॉज ऑफ क्रेडिट सेल्स। ठीक है, तो क्रेडिट सेल से रेलेवेंट तमाम ट्रांजैक्शंस जो हैं वो हम वहां रिकॉर्ड करते हैं। पेएबल का अकाउंट किस वजह से ओपन होता है? बिकॉज ऑफ गुड, बिकॉज ऑफ क्रेडिट परचेजेस। परचेज। ओके,
इसमें सिर्फ क्रेडिट परचेजेस से रेलेवेंट जो इफेक्ट्स हैं वो आएंगे और कैश परचेज से रेलेवेंट कोई इफेक्ट हम यहाँ ट्रांसफर नहीं करेंगे। अगली बात, रिसीवेबल का अकाउंट एक एसेट अकाउंट था, पेबल का अकाउंट क्या है? लायबिलिटी अकाउंट। लायबिलिटी है, यस लायबिलिटी है ना, पेबल का मतलब पैसे देने मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये एक लायबिलिटी का अकाउंट है। लायबिलिटी का नॉर्मल बिहेवियर क्या होता है? क्रेडिट। क्रेडिट होता है ना। और लायबिलिटीज का नॉर्मल बिहेवियर क्योंकि क्रेडिट है तो जो नॉर्मल बिहेवियर हो बिगिनिंग बैलेंस सेम उसी साइड पे आता है। रिसीवेबल एसेट था, इसी जरा देखो जितने भी एसेट्स होते हैं उनका नॉर्मल बिहेवियर क्योंकि डेबिट होता है, इसलिए रिसीवेबल का बिगिनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे और क्लोजिंग बैलेंस कौन सी साइड पे मैंने सर्कल किया हुआ है? क्रेडिट साइड पे। यस मैम। ओके हुआ। अब बेटे लायबिलिटीज का जो अकाउंट बनेगा वो एसेट अकाउंट के बिल्कुल ऑपोजिट बनता है। लायबिलिटीज का नॉर्मल बिहेवियर क्योंकि क्रेडिट होता है इसलिए मैंने क्या करना है, मैंने लायबिलिटीज का बिगिनिंग बैलेंस जो है बेटे वो क्रेडिट साइड पे लिखना है और क्लोजिंग बैलेंस जो है वो डेबिट साइड पे लिखना है। मैम इसका कैश वगैरह ये सब क्रेडिट आ जाएंगे ना? yes. ओ डेबिट, सॉरी वो मैं भी आपको बताती हूँ। ये अकाउंट रिसीवेबल के बिल्कुल ऑपोजिट बनता है। क्रेडिट सेल्स की वजह से रिसीवेबल का बैलेंस बढ़ता है, एसेट बढ़े तो हमने क्रेडिट सेल्स के उस इफेक्ट को डेबिट किया था। पेबल का बैलेंस क्यों बढ़ता है? बिकॉज ऑफ क्रेडिट परचेसेस। अब क्रेडिट परचेसेस की वजह से पेबल का बैलेंस बढ़ता है। पेबल क्योंकि लायबिलिटी है और डेबिट क्रेडिट रूल क्या कहता है कि लायबिलिटीज जब बढ़ती हैं तो उसे क्या करना चाहिए? क्रेडिट करना चाहिए। तो इस लायबिलिटी अकाउंट की क्रेडिट साइड पे मैं वो तमाम ट्रांजैक्शंस लिखूंगी जिससे इस पेबल का बैलेंस बढ़ेगा। अब ये जो बेटे मैं डायरेक्टली अकाउंट बनाने का मेथड बता रही हूँ, ऑनवर्ड कभी भी एसेट, किसी भी एसेट का अकाउंट बने, किसी भी लायबिलिटी का अकाउंट बने, ऐसे ही बनता है। वो डेबिट क्रेडिट रूल जहन में रखो, अकाउंट्स खुद बनते चले जाते हैं कि जनाब एसेट्स जितने भी होंगे चाहे करंट एसेट्स हैं या नॉन करंट एसेट्स हैं, उनका जब भी अकाउंट आप बनाओगे बिगिनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे, और जिन ट्रांजैक्शन की वजह से एसेट्स का बैलेंस बेटे बढ़ता है उसे डेबिट करते हैं और जिन ट्रांजैक्शंस की वजह से एसेट का बैलेंस कम होता है उसे क्रेडिट करते हैं। लायबिलिटीज और कैपिटल के जब अकाउंट बनाते हैं उनका बिहेवियर क्योंकि एसेट से ऑपोजिट होता है। लायबिलिटीज का नॉर्मल बिहेवियर क्योंकि क्रेडिट है इसलिए हम करते क्या है, बिगिनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड पे, और वो तमाम ट्रांजैक्शन जिससे लायबिलिटी का बैलेंस बढ़ता है उनको क्रेडिट करते हैं और जिनसे कम होता है, लायबिलिटीज कम हो तो डेबिट क्रेडिट रूल क्या कहता है, जिन रीजंस की वजह से लायबिलिटीज कम होती हैं उनको डेबिट कीजिए। तो बस ये चीज मैंने जहन में रखनी है, आप लोगों ने अकाउंट्स खुद ब खुद बनेंगे। अब जनाब पेबल का बैलेंस बढ़ता है बिकॉज ऑफ क्रेडिट परचेजेस, तो मैंने क्रेडिट परचेजेस को पेबल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखना है। कीप इन माइंड यहाँ कैश परचेजेस नहीं आएंगे। अब जब हम उधार खरीदते हैं हमारी पेबल की लायबिलिटी बढ़ जाती है। ये लायबिलिटी कम कब होगी? या तो हमने चीज खरीदी है, पैसे दे दें, अगर पैसे नहीं दिए तो खरीदी हुई चीज वापस कर दें। इससे क्या होगा? पेबल का बैलेंस कम हो जाएगा। इन जिसकी वजह से कम होगा उन रीजंस को हम डेबिट कर देते हैं। ये देखो कैश पेड, कैश पेड को डेबिट करेंगे, या तो खरीदी चीज है पैसे अदा कर दें तब मेरी लायबिलिटी कम हो जाएगी, या मैं गुड्स रिटर्न कर दूं, परचेज रिटर्न्स, इससे भी मेरी लायबिलिटी कम होगी, डेबिट हो जाएगा। फिर जिस तरह हम अपने कस्टमर को बेटे डिस्काउंट अलाउ करते हैं कि जनाब आप हमें जल्दी पैसे दे दीजिए, हम आपको डिस्काउंट देते हैं, और डिस्काउंट की वजह से रिसीवेबल का बैलेंस कम हुआ था इसलिए हमने डिस्काउंट अलाउड को वहां क्या किया था? क्रेडिट किया था। इसी तरह बेटे जिनसे हमने चीज खरीदी है वो हमारे सप्लायर है लेकिन हम तो उनके कस्टमर है, तो हमने अगर उनसे उधार चीज खरीदी है, हमने उनको पैसे देने, उन्होंने हमें फर्ज करें 30 दिनों का टाइम दिया हुआ था कि जनाब आप हमसे उधार चीज ले जाइए, 30 दिनों के बाद पैसे दे दीजिएगा। अब हुआ क्या कि जनाब साथ में उन्होंने एक और इंसेंटिव दिया, उन्होंने कहा अगर आप हमें 10 दिनों में पैसे दे दोगे, जल्दी दे दोगे, आप हमसे डिस्काउंट ले लीजिए। अब मैं अगर 10 दिनों में पेमेंट कर दूंगी, मुझे कम पेमेंट करना पड़ेगी, बाकी क्या है, मुझे डिस्काउंट मिल जाएगा। अब वो डिस्काउंट क्यों मिल रहा है? बिकॉज ऑफ क्रेडिट परचेजेस, तो उस डिस्काउंट का इफेक्ट भी हम यहाँ देंगे। और उस डिस्काउंट को क्या बोलते हैं? ये हमें डिस्काउंट मिल रहा है, हमारी इनकम है, ये इसकी वजह से भी पेबल का बैलेंस कम होगा, तो डिस्काउंट रिसीव पेबल अकाउंट की डेबिट साइड पे आते हैं। अब एक और चीज, रिसीवेबल में एक चीज आपने और नोट की होगी, वो क्या है? रिसीवेबल में जनाब कैश रिसीव लिखा, कैश का इफेक्ट दिया, रिटर्न्स का इफेक्ट दिया, डिस्काउंट का इफेक्ट दिया, बिल्कुल ठीक है, हमने यही सारे इफेक्ट्स पेबल में देने, क्योंकि दो लोगों के दरमियान में जब ट्रांजैक्शंस हो रही होती है, एक सेलर है एक बायर है।
अगर मैंने चीज बेची है तो जनाब मैंने रिसीवेबल का अकाउंट ओपन किया, जिन्होंने हमसे खरीदी उन्होंने पेएबल का अकाउंट रिकॉर्ड करना है, हम दोनों के दरमियान में जितनी ट्रांजैक्शंस हो रही है उन्होंने भी रिकॉर्ड करनी है, हमने भी करनी। हमारे लिए जो डिस्काउंट अलाउड है वो दूसरी पार्टी के लिए क्या है, डिस्काउंट रिसीव्ड है। इसका मतलब ये तमाम इफेक्ट्स आएंगे, उसमें सिर्फ एक इफेक्ट नहीं आता बैड डेट्स का। हम कहते हैं कि जनाब हम बहुत अच्छे हैं, हम जब चीज खरीदेंगे 100% पैसे दे देंगे, हमारी वजह से अगर किसी का लॉस हुआ हम वो हमारा फायदा है, किसी का लॉस है वो हम रिकॉर्ड नहीं करते। लेकिन हमारा लॉस बिकॉज ऑफ अगर कस्टमर हो जाता है कि उधार चीज बेची भी थी, पैसे नहीं आए कस्टमर की तरफ से, वो लॉस तो हम यहाँ रिकॉर्ड करते हैं बैड डेट्स के नाम से। लेकिन अगर हमने किसी को पैसे देने थे, दे नहीं पाए किसी रीजन की वजह से, वो किसी का लॉस हो गया, हमारा फायदा हो गया, हम उसे बुक नहीं करते। तो रिसीवेबल और पेएबल के अकाउंट में सिर्फ इसी चीज का बैड डेट्स का ही डिफरेंस है। नेक्स्ट बात, कॉन्ट्रा एंट्री की मैंने बात की, तो बेटे कॉन्ट्रा एंट्री की वजह से रिसीवेबल का बैलेंस भी कम होता है और पेएबल का बैलेंस भी कम होता है। रिसीवेबल कम होते हैं कॉन्ट्रा एंट्री की वजह से, इसलिए मैंने कॉन्ट्रा एंट्री को रिसीवेबल की अकाउंट में क्या किया, क्रेडिट, पेएबल को भी इससे मैंने कम करना है। अगर पेएबल को भी कम करना है तो पेएबल लायबिलिटी है, लायबिलिटी जिन रीजन की वजह से कम होगी वो डेबिट करेंगे। तो जो कॉन्ट्रा एंट्री है वो रिसीवेबल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आती है, पेएबल कंट्रोल अकाउंट की डेबिट साइड पे आती है। तो जनाब इसमें जरा गौर कीजिएगा, आपका रिसीवेबल का अकाउंट और पेएबल का अकाउंट एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है, क्योंकि एक एसेट का अकाउंट है, एक लायबिलिटीज का अकाउंट है। वहां कैश, रिटर्न्स, डिस्काउंट और कॉन्ट्रा एंट्री रिसीवेबल की क्रेडिट साइड पे, पेएबल की कौन सी साइड पे, डेबिट साइड पे। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस का भी डिफरेंस हो गया, वहां बेटे हम क्रेडिट सेल्स को डेबिट करते हैं या क्रेडिट परचेजेस को क्रेडिट करते हैं। हमें क्लियर हुआ कुछ? यस मैम, क्लियर है मैम। ठीक है। अच्छा अब देखो बेटे, इसी क्वेश्चन में हम पेएबल का कंट्रोल अकाउंट बनाते हैं, देखते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। पेएबल कंट्रोल अकाउंट का मतलब है कि जनाब उसने अगर हमसे ये अकाउंट बनाने का कहा है तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं क्रेडिट परचेजेस हैं, और अगर क्रेडिट परचेजेस हैं देन डेफिनेटली हमने जनाब परचेज डे बुक बनाई होगी। अब परचेज डे बुक में चलिए, और क्योंकि ये कंट्रोल अकाउंट है इसलिए डे बुक्स का टोटल जो है वो हमने यहां लेकर आ, तो जनाब परचेज डे बुक का जो टोटल है वो हमारे पास है 4,85,000, ऐसे ही है। यस मैम। और परचेज डे बुक में हम सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट परचेजेस को रिकॉर्ड करते। तो परचेज डे बुक का जब टोटल किया तो हमें मालूम हुआ इस मंथ में हमारी जो टोटल क्रेडिट परचेजेस थी वो 4,85,000 की थी, यहां लिखते। अब अगर हमने उधार खरीदा है तो शायद कुछ हमने पैसे भी दिए हों। अब पैसे दिए या नहीं दिए उसके लिए मुझे कौन सी बुक को कंसल्ट करना है, कैश पेमेंट बुक। अब जरा कैश पेमेंट बुक पे चलते हैं जनाब, जाके देखिए क्या हमने कोई पैसे अदा किए हैं। यस मैम, पेमेंट की है, पेमेंट की है XYZ को, 90,000 की, जो कि मेरा क्रेडिट सप्लायर था, बिल्कुल 90,000 की पेमेंट की है, वो उसे पेबल अकाउंट की कौन सी साइड पे आना चाहिए, डेबिट साइड पे। डेबिट। ठीक है। अब रिटर्न का जिक्र नहीं है, जीरो एज्यूम कर दो, डिस्काउंट का जिक्र नहीं है, जीरो एज्यूम कर दो, कॉन्ट्रा एंट्री का जिक्र नहीं है, तो जनाब आप इसको भी जीरो एज्यूम कर दो। मैम डिस्काउंट रिसीव हमने किया नहीं 10,000 का। अच्छा चले ठीक है बेटे, मुझे भूल गया। चले जनाब डिस्काउंट है 10,000 का, अगर रिसीव तो 10,000 वो भी लिख दे, ये देखो ठीक है। तो जितने ट्रांजैक्शंस हैं वो लिख दी, जो नहीं है वो हमने जीरो एज्यूम कर दी। लेकिन मैक्सिमम जो ट्रांजैक्शंस आ सकती हैं कंट्रोल अकाउंट में वो फॉर्मेट आप लोगों के सामने। तो सम टाइम वो डाटा दे देते हैं और डायरेक्टली आपसे कहता है कोई डे बुक्स नहीं बनानी, कोई जर्नल एंट्री पास ना करें, वो डायरेक्टली कहेगा गिवन इन्फॉर्मेशन से कंट्रोल अकाउंट रिसीवेबल और पेएबल का कंट्रोल अकाउंट बनाए। तो वो इस तरह बनाते हैं। अब बना सकोगे? जी मैम। ठीक है। अब आपकी नेक्स्ट क्यूरी क्या थी आपके स्टूडेंट्स के बिहाफ पे? एक और स्टूडेंट फसी, उसका क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। जी फसी बेटा। फसी बेटा, कैन यू लिसन मी? दोबारा से हैंड रेज करो। फसी आप फिर गायब हो गए हो। जी फसी। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी बेटा।
मैम एडवांस रेवेन्यू से भी ये पेबल अकाउंट होगा ना, इनके पेबल कंट्रोल एडवांस रेवेन्यू से? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? पेबल का मतलब पैसे देने हैं, ठीक है, उनसे हमने एडवांस अगर दिया होगा तो वो एडवांस तो हम दे चुके, वो पेबल अकाउंट में नहीं आएगा। जब हमने एडवांस दे दिया होगा उसकी एंट्री क्या होनी चाहिए? चलो हम उसकी एंट्री पास करते हैं और उससे डिस्कस करते हैं। हमने जनाब जिनसे उधार चीज खरीदनी थी उनको पैसे दे दिया, एडवांस दे दिया, एंट्री क्या होगी? पैसे जा रहे हैं, क्या करना है जनाब? कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देना है। टू कैश अकाउंट लीजिए, कैश को क्रेडिट कर दिया। अब हमने क्योंकि एडवांस दिया हुआ है तो एडवांस जो पेमेंट होती है वो हमारा एसेट होता है, हमने उसको डेबिट कर दिया होगा। एडवांस पेमेंट अकाउंट को डेबिट किया। देखो तो कहीं पेबल पे इसका इफेक्ट आ रहा है? मैम नहीं, एडवांस रेवेन्यू वो हमारी लायबिलिटी नहीं होती एडवांस रेवेन्यू। लेकिन वो पेबल वाली लाइबिलिटी नहीं होती ना। यहाँ पे पेबल मीन ट्रेड पेबल, क्रेडिट परचेसेस के एंगेज में जो लाइबिलिटी हुई है। हम तमाम लाइबिलिटीज के अकाउंट सेपरेट से बनाते हैं। जितने भी एक्रूड एक्सपेंसेस हैं, जितने भी आपके एडवांस रेवेन्यूज हैं, नो डाउट वो लाइबिलिटीज तो होती हैं, सबके अकाउंट सेपरेट बनते हैं। इस वक्त हम ट्रेड पेबल का अकाउंट बना रहे हैं जो कि बिकॉज ऑफ क्रेडिट परचेसेस होता है। और कोई क्वेश्चन बेटा फसी? नो मैम। अच्छा मैम लाइट ऑफ होगी। अच्छा, लाइट ऑफ होगी जी। उसके बाद जनाब हामिद जी, आप अपने क्लास के रिप्रेजेंटेटिव हो, अब मुझे बताइए और क्या है? ट्रिपल कॉलम कैश बुक की प्रैक्टिस करना है। हामिद अब आप गायब हो गए हो, लेक्चर की तरफ चलूं मैं या आप अभी वेट करूं? मैम आपने मुझे अनम्यूट किया हुआ था। अच्छा चलें, मैंने कर दिया अभी, ये गड़बड़ म्यूट हो किया रही हुआ था, है। सॉरी। अच्छा चलें ठीक है। हाँ जी, बाकी और कोई क्यूरी नहीं है? चलें जनाब। हाँ जी हामिद, अब नेक्स्ट बताइए क्या क्यूरी है अब आपकी, क्या करना है अभी मैम नेक्स्ट? वो एक आप वो मुकेश भाई का भी वो आंसर था, वो कह रहे थे कि जो आपने इंडिविजुअल अकाउंट्स ओपन करने थे आप, वो बेटा बाकी तो बच्चों सब वाला काम क्लियर है हो वो गया। क्वेश्चन। चलो ऐसा करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, उसमें इंडिविजुअल जी कंट्रोल मैम। अकाउंट सारे और जितनी भी वो आपकी कैश बुक है वो 100% वो बना ले। व्हाट डू यू यस थिंक? मैम। ठीक है, उससे यस मैम। ऑटोमेटिकली आपका वो भी सॉल्व हो जाएगा पॉइंट। ठीक है। अब जनाब हम ऐसी कोई भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें जनाब डिस्काउंट वगैरह का जिक्र हो, तो वहां पे ट्रिपल कॉलम कैश बुक को बनाते हैं। आपके इंडिविजुअल अकाउंट, कंट्रोल अकाउंट, ट्रिपल कॉलम कैश बुक सबकी प्रैक्टिस के लिए आप प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 178 पे आओ, और क्वेश्चन का टाइटल है हेनरी ब्रदर्स। सारी क्यूरीज आपकी सॉल्व हो जाएंगी, बहुत डिटेल में ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज तो नहीं कंप्लीट हो पाएगा, लेकिन जितनी मैक्सिमम डिटेल हो सकती है वो हम यहाँ देखें। इसमें ट्रिपल कॉलम कैश बुक भी बनेगी, इसमें हम कंट्रोल अकाउंट और इंडिविजुअल अकाउंट्स भी बनाएंगे। ये क्वेश्चन कल तक एंड होगा, बहुत डिटेल में मैं सॉल्व करवा दूँ। जबकि इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि सिर्फ प्राइम एंट्री बुक्स में, मतलब सिर्फ डे बुक्स में आपने इनको लेकर जाना है, लेजर वेजर बनाने का नहीं कहा हुआ, लेकिन हम डिटेल में इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। जनाब इसे पढ़ते हैं। हेनरी ब्रदर इज एंगेज्ड इन ट्रेडिंग ऑफ टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स। जनाब ये ट्रेडर के तौर पे काम कर रहे हैं। एज एट 1 जुलाई 2018 HB हैड कैश एंड बैंक बैलेंस ऑफ 76,000 एंड 2,86,000 रिस्पेक्टिवली। इन्होंने कैश का और बैंक का बिगनिंग बैलेंस बता दिया कैश बुक के लिए। फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस पर्टेन टू द मंथ ऑफ जुलाई 2018। एक काम करते हैं, इसके सोल्यूशन में मैं पहले आपको कैश बुक ही बनवा देती हूँ, तो आप लोग भी ट्रिपल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट ड्रॉ कीजिए, मैं भी ड्रॉ करती हूँ। पहले आपका जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम सॉल्व करते हैं, बाकी रिक्वायरमेंट्स भी इसकी पूरी होंगी। तो इस क्वेश्चन में ट्रिपल कॉलम कैश बुक, कॉलम ऑफ डेट, रिसीट्स, कहां से पैसे आए, यहाँ डेबिट साइड पे डिस्काउंट अलाउड, जनाब कॉलम ऑफ कैश,
बैंक, डेट और क्रेडिट साइड, पेमेंट्स, क्रेडिट साइड पे जो डिस्काउंट आता है बेटे वो रिसीव्ड, फिर ये एक कॉलम कैश का और एक कॉलम बैंक का। तो जनाब ट्रिपल कॉलम कैश बुक ये पहले बना लेते हैं, बाकी डे बुक्स में एंट्रीज फिर करेंगे। तो जनाब बिगनिंग बैलेंस दिया हुआ है कैश का और बैंक का। बेटे कैश भी और बैंक भी, बैंक अकाउंट भी और कैश भी हमारा एसेट है, और एसेट्स का नॉर्मल बैलेंस होता है डेबिट। अब आप खुद बताइए कि जनाब इसका बिगनिंग बैलेंस कौन सी साइड पे आना चाहिए, डेबिट साइड पे या क्रेडिट साइड पे? डेबिट साइड पे। तो इसकी डेबिट साइड पे मैंने सबसे पहले बिगनिंग बैलेंस लिखना है। मंथ है हमारे पास जुलाई, 1 जुलाई को ब्रॉड डाउन डेबिट साइड पे हम लिखेंगे कैश का बिगनिंग बैलेंस है मेरे पास 76,000, और बेटे बैंक का बिगनिंग बैलेंस है हमारे पास 2,86,000। जी, आफ्टर देन वो ट्रांजैक्शंस हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं जिनके केस में हमें कैश आ रहा है या जा रहा है। 4 जुलाई को क्या हुआ जनाब, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट अमाउंटिंग टू ₹250,000 and 180,000 फ्रॉम अल्फा एंटरप्राइजेज एंड ब्रावो ट्रेडर्स रिस्पेक्टिवली। हमने जनाब उधार चीजें खरीदी हैं, अभी तो चीज खरीदी है, पैसे नहीं दिए, क्या ये ट्रांजैक्शन कैश बुक में आएगी? नहीं, क्योंकि उधार खरीद रहे हो, क्रेडिट परचेजेस हैं, तो कौन से डे बुक में हम सबसे पहले इसको रिकॉर्ड करेंगे? डे बुक वाले। हाँ, परचेज डे बुक में हम इसे रिकॉर्ड करेंगे। परचेज डे बुक आपका एक स्पेसिफिक जर्नल होता है। आप जर्नल में जब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं डेफिनेटली उसके बाद सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमारे लेजर्स में जाती है, हमारे टी अकाउंट्स में जाती है। तो क्रेडिट परचेजेस को हम पहले परचेज डे बुक में रिकॉर्ड करेंगे, फिर इसके इफेक्ट्स जब हम पोस्ट करेंगे तो कौन कौन से अकाउंट्स में इसको ट्रांसफर करेंगे, एक तो परचेजेस के अकाउंट में और दूसरा पेबल के अकाउंट में। जब उधार खरीदते हैं तो एंट्री क्या होती है, परचेज का एक्सपेंस हमारा बढ़ता है, उसे डेबिट करते हैं, परचेजेस को डेबिट करते हैं और पेबल को क्रेडिट करते हैं। तो इसका मतलब है कि जनाब परचेज डे बुक में रिकॉर्ड करने के अलावा इसके इफेक्ट्स हम कौन कौन से अकाउंट्स में ट्रांसफर करेंगे, परचेजेस के अकाउंट में डेबिट करेंगे और पेबल्स के अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। अब उसके बाद क्या है, AE ऑफर्ड 3% डिस्काउंट इफ द पेमेंट वाज मेड विद इन 15 डेज। तो डिस्काउंट 3% जो है वो हमें मिल सकता है अगर हम पेमेंट 15 डेज में कर देते हैं। तो ये डिस्काउंट मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो डिपेंड करता है पेमेंट पे। तो जब पेमेंट होगी डिस्काउंट की कैलकुलेशन भी जब ही होगी। अभी तो हमने चीजें खरीदी हैं, जब हम चीज खरीद रहे होते हैं तो बेटे कैश डिस्काउंट को वहां पे कैलकुलेट नहीं करते, वहां पे रिकॉर्ड नहीं करते। कैश डिस्काउंट कब कैलकुलेट किया जाता है, कब रिकॉर्ड किया जाता है, जब पेमेंट का टाइम आता है, तब डिसाइड होता है कि डिस्काउंट अवेल हुआ या फिर नहीं हुआ। क्योंकि अगर 15 दिनों से पेमेंट लेट होगी तो फिर डिस्काउंट हमें नहीं मिलेगा, फिर हमें 100% पेमेंट करना पड़ेगी। अगर हम 15 दिनों से पहले पेमेंट कर देते हैं तो हमें डिस्काउंट मिलेगा। तो ये तो बात की बात है कि पेमेंट कब हो रही है, जब डिस्काउंट रिकॉर्ड होगा। 6 जुलाई में परचेज्ड ऑफिस फर्नीचर। अब बेटे पहले तो आपने गुड्स खरीदी थी, वो गुड्स जिनका हम बिजनेस कर रहे थे, जिनको हम खरीद रहे थे बेचने के लिए। जब ऐसी चीजें खरीदते हैं उधार, उनको हम क्रेडिट परचेजेस को परचेज डे बुक में रिकॉर्ड करते हैं। अब आपने क्या किया है जनाब, परचेज किया है ऑफिस फर्नीचर को जिसकी कॉस्ट है 90,000 फ्रॉम लेविश डिजाइन एंड पेड 50,000 थ्रू चेक। 50,000 आपने उसको पे कर दिया, ओके। और कैसे पे किया, चेक के थ्रू। पेमेंट्स हैं तो इसका मतलब है ये कैश बुक की क्रेडिट साइड पे आएंगी। कैश बुक की क्रेडिट साइड पे तो आएंगी, कौन से कॉलम में आएंगी, क्योंकि आप चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हो, बैंक बैलेंस कम हो रहा है। तो इसका मतलब है बैंक बैलेंस जब कम होगा बैंक के कॉलम को हम करेंगे क्रेडिट। तो चलिए मैं सबसे पहले 50,000 को तो क्रेडिट कर दूं, वो स्किप ना हो जाए। ये देखो मैंने बैंक के कॉलम को क्रेडिट कर दिया क्योंकि बैंक के थ्रू पेमेंट हो रही है। क्यों पेमेंट हो रही है, हम जनाब ऑफिस फर्नीचर परचेज कर रहे हैं। और कब परचेज कर रहे हैं जनाब, डेट क्या है, 6 जुलाई। अच्छा, टोटल जो फर्नीचर है उसकी वैल्यू है, कॉस्ट है 90,000। 50,000 हम क्या करें, पे करें, और 40,000 हैड ऑलरेडी बीन पेड इन जून 2018 एंड डेबिटेड टू एडवांस। हम 40,000 पहले दे चुके।
इसका मतलब है जब हमने पहले पे किया होगा, जब पे किया होगा जून के मंथ में हमने इसको रिकॉर्ड कर लिया होगा। हमने जनाब ये देखो रफ शीट में आपके सामने यहाँ लिख रही हूँ कि जनाब हमने जब 40,000 पे किया होगा, हमने एंट्री क्या की होगी, हमने एडवांस अकाउंट को डेबिट किया होगा और जनाब कैश को क्रेडिट किया होगा 40,000 से। ये कब? फॉर द मंथ ऑफ 18th, मेरा ख्याल जून लिखा हुआ है, नहीं वो जून की डेट नहीं दी हुई, जून 2018 में। अब जुलाई का मंथ है, हमने एडवांस दिया हुआ था, तो अब हमने ऑफिस फर्नीचर परचेज कर लिया। अब एंट्री क्या होगी? ऑफिस फर्नीचर को मैं डेबिट करूंगी 90,000 से, एसेट को मैं डेबिट करूंगी फुल कॉस्ट प्राइस पे, जिसकी उसकी टोटल कॉस्ट प्राइस थी। क्रेडिट किसको करूंगी? बैंक अकाउंट को। कितने से? जितने का चेक दिया 50,000 का। क्रेडिट किसको करूं? इसके अलावा एडवांस अकाउंट। ये मैं आपके साथ रिपीट करती हूँ। ये कब जनाब? जुलाई की कौन सी डेट है? 6 जुलाई। अब जनाब इसको दोबारा से मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। जब मैंने फर्नीचर जिनसे परचेज किया हुआ है, लेविश डिजाइन वाले, जब मैंने बेटे उनको 40,000 का एडवांस दिया, मैंने उस वक्त एंट्री की होगी, एडवांस अकाउंट को डेबिट किया होगा और कैश को क्रेडिट किया होगा 40,000 से इन द मंथ ऑफ जून। जुलाई आया जनाब, उनसे हमने चीज खरीद ली, ऑफिस फर्नीचर मेरे पास आ गया, एसेट आ रहा है, मैंने उसको डेबिट करना है। एसेट को जब भी डेबिट करते हैं, जब वो हमारे पास आता है, उसे कॉस्ट प्राइस पे डेबिट करते हैं। कॉस्ट प्राइस टोटल, चाहे एडवांस में पे हो गई, चाहे अब पे कर रहे हो, या चाहे उसके एंगेज में जाके आपने फ्यूचर में पे करना है, पेमेंट जैसे मर्जी हो। ऑफिस फर्नीचर जब आपके पास आ रहा है, उसको टोटल कॉस्ट प्राइस से आपने डेबिट करना है। कब? जब आपके पास आ रहा है। मेरे पास 6 जुलाई को ऑफिस फर्नीचर आ रहा है, उसकी कॉस्ट 90,000 थी, मैंने पहले तो 90,000 से उसको डेबिट कर दिया। बाद में देखा कि जनाब 50,000 हम अब पे कर रहे हैं थ्रू बैंक, बैंक को क्रेडिट कर दो। जो 40,000 है उसका क्या हुआ? अगर वो पेएबल होता, मैंने फ्यूचर में पे करना होता, मैं पेएबल को क्रेडिट करती, लेकिन इसके केस में एडवांस चला गया हुआ है, तो पेएबल की बजाय मैंने एडवांस को क्रेडिट कर देना 40,000। तो 6 जुलाई को ये एंट्री पास होगी। इस एंट्री के अकॉर्डिंगली देखो इसके इफेक्ट्स कहां कहां जाने चाहिए। एक तो ऑफिस फर्नीचर अकाउंट खरीदा है, क्या नॉन करंट एसेट परचेज करने के लिए हम अलग से कोई डे बुक बनाते हैं? बिल्कुल नहीं। हम परचेज डे बुक बनाते तो हैं, लेकिन उसमें कौन सी परचेजेस रिकॉर्ड करते हैं? क्रेडिट परचेजेस। कौन सी क्रेडिट परचेजेस? गुड्स से रेलेवेंट क्रेडिट परचेजेस, गुड्स जिनका हम कारोबार कर रहे हैं। अगर मैंने चीजें उधार खरीदी हैं तो परचेज डे बुक में मैं उसे रिकॉर्ड करूंगी, लेकिन अगर कोई नॉन करंट एसेट मैंने परचेज किया, वो मैंने परचेज डे बुक में रिकॉर्ड नहीं करना, उसको मैंने जनरल जर्नल में ले जाना है। 50,000 मेरा चला जाएगा कैश पेमेंट बुक में, आपकी कैश बुक की पेमेंट साइड पे, एडवांस 40,000 का, इसका इफेक्ट मैंने कहाँ देना है? जनरल जर्नल में। तो वो इफेक्ट्स जिनको हम नहीं करते उसमें रिकॉर्ड स्पेसिफिक डे बुक्स में, उनको हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? जनरल जर्नल में। ओके हो गया बेटा यहां तक? तो इसका मतलब है कि 6 जुलाई में कैश बुक पे जो इफेक्ट आएगा वो सिर्फ और सिर्फ जो हम अब जुलाई के मंथ में पेमेंट कर रहे हैं या पैसे आ रहे हैं, हमने जस्ट उन्हें रिकॉर्ड कर। 8th July, sold goods to HRS Garments and received a check of 300,000. And also sold goods on cash to Shan Garments, having a list price of 2,50,000 and offered discount of 2%. अब देखो हम कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पहले सॉल्व करें। सोल्ड गुड्स टू HRS गारमेंट, हमने चीजें बेची हैं और हमें चेक रिसीव हो गया 3 लाख का। बेटा यहाँ पे एक छोटी सी बात आपने याद रखनी है कि जब तक क्वेश्चन में अनलेस अनटिल वो आपको ये ना बता दे कि चेक रिसीव हुआ और वो बैंक में डिपॉजिट हो गया, वो चेक जो आपको ऑफिस में रिसीव हुआ अभी तक बैंक में नहीं गया डिपॉजिट होने के लिए, तो ऐसे चेक्स के केस में मेरा बैंक बैलेंस नहीं बढ़ा। बैंक बैलेंस कब बढ़ेगा? जब वो मैं अपने बैंक में जाके वो चेक जमा करवाऊंगी तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा, फिर मैंने बैंक के अकाउंट को डेबिट कर दिया। लेकिन अगर आपके पास कहीं से पैसे आए हैं कैश की फॉर्म में, कैश रिसीव्ड है, तब भी कैश के कॉलम को डेबिट करना है। चेक आया, अभी तक बैंक में डिपॉजिट नहीं हुआ, वो ऑफिस में पड़ा हुआ है, वो कैश ही कंसिडर होगा, हम उसे बैंक कंसिडर नहीं करेंगे।
बैंक को डेबिट मैं तब करूंगी जब मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा। बैंक बैलेंस कब बढ़ेगा? अगर वो क्वेश्चन में कहता है कि हमें चेक आया है और हमने बैंक में जमा करा दी। कुछ जगहों पे इस चीज को इग्नोर भी कर दिया जाता है, कुछ एग्जामिनर इसको इग्नोर कर देते हैं कि जनाब चेक आया, बैंक में गया, नहीं गया डायरेक्टली बैंक को डेबिट कर दो। लेकिन या आपने क्या करना है कि जनाब अनलेस अनटिल जब तक वो चेक बैंक में डिपॉजिट नहीं हो जाता है, मेरे बैंक अकाउंट में पैसे नहीं आ जाते, बैंक का बैलेंस नहीं बढ़ रहा। और जब तक मेरा बैंक का बैलेंस नहीं बढ़ा, मैं बैंक अकाउंट को क्यों डेबिट करूं? अभी तो वो चेक ऑफिस में पड़ा हुआ है, तो वो मेरे पास जस्ट लाइक कैश है। तो मैंने कैश में क्या करना है, 3 लाख को डेबिट कर देना है कि जनाब ये देखो डेबिट किया 300,000। अब ये मेरी क्रेडिट सेल्स नहीं है, रिसीवेबल की बजाय ये मेरी कैश सेल्स है, मैंने सिंपल यहाँ सेल्स लिख दिया। डेट क्या है जनाब? 8 जुलाई की डेट है। एक तो 3 लाख आया सेल्स के अंगेंस्ट में। इसके अलावा गुड्स हमने शान गारमेंट्स को भी कैश बेसिस पे बेची हैं, लेकिन उसकी लिस्ट प्राइस दी हुई आपको 2,50,000। लिस्ट प्राइस कौन सी प्राइस होती है? जिसके अंगेंस्ट में अभी तक हमने ट्रेड डिस्काउंट माइनस नहीं किया होता। लेकिन जब हम एंट्री पास करते हैं तो किस प्राइस पे करते हैं? इनवॉइस प्राइस पे। और इनवॉइस प्राइस कौन सी प्राइस होती है? जिसके अंगेंस्ट में ट्रेड डिस्काउंट माइनस हो चुका होता है। तो जब इसका मतलब है कि शान से जो मैंने चीजें बेची हैं, शान गारमेंट्स को 2,50,000 लिस्ट प्राइस थी, लेकिन मैंने जनाब उसको डिस्काउंट ऑफर किया 2%। इसका मतलब है कि मेरी इनवॉइस वैल्यू कितनी बनी? 2,45,000। तो जनाब उनसे मुझे 2,45,000 रिसीव होगा। 2,45,000 रिसीव किया कैश, ये भी कैश आ रहा है, ये डेबिट कर। यहाँ पे भी सेल्स लिखूंगी, अकाउंट रिसीवेबल नहीं। अकाउंट रिसीवेबल कब लिखते हैं जी बेटे? मैं वही बात कर रही हूँ बेटे कि कुछ जगहों पे यही है कि चेक रिसीव किया, इसका मतलब है अंडरस्टूड है कि बैंक में जमा हो गया होगा, बैंक को डेबिट कर दे। लेकिन अगर वो चेक आपके पास ऑफिस में पड़ा हुआ है, अभी तक आपने बैंक में डिपॉजिट नहीं कराया होगा, ठीक है, तो मुझे ये बताओ चेक मेरे हाथ में पड़ा हुआ है, क्या मेरा हाथ में पड़ा चेक जो है उससे मेरा बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा? नहीं, जब तक कि वो मैं चेक बैंक में डिपॉजिट नहीं करवा देती। तो दोनों प्रैक्टिसेस होती है। पहले मैं आपको ये प्रैक्टिस करवाऊंगी। पॉसिबल है कि बुक में उसने यही किया हो कि 3 लाख का चेक आया, उसने बैंक के कॉलम को डेबिट कर दिया हो, तो वहां पे वो सपोज करा कि चेक आया और हमने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया हुआ है। लेकिन मैं यहाँ क्या कर रही हूँ कि जनाब चेक आया, अभी बैंक में डिपॉजिट नहीं हुआ, अभी चेक ऑफिस में पड़ा हुआ है। जो ऑफिस में पड़ा हुआ होता है चेक होता है वो बेटे जस्ट लाइक कैश होता है, ठीक है। जब क्वेश्चन में वो बताएगा कि चेक हमने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया हुआ है, ऐसी बहुत सी ट्रांजैक्शन डबल कॉलम कैश बुक और ट्रिपल कॉलम कैश बुक में वो देता है ऑनवर्ड जाके कि जनाब चेक आया, ऑफिस में रिटेन किया, फिर किसी और डेट में जाके बैंक में डिपॉजिट करा दिया। तो जब बैंक में डिपॉजिट कराएंगे फिर मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा। पेपर में आपने यही करना जो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। यस। अच्छा, फिर उसके बाद देखो बेटे नेक्स्ट में क्या हुआ। 14 जुलाई को 20% goods sold to Shan Garments on 8th July were returned and amount was returned in cash. These goods were sold on a markup of 25% of cost. अच्छा, आप मुझे ये बताओ, हमें आपकी क्लास में मार्कअप और मार्जिन हमने डिस्कस कर लिया हुआ है? नहीं, मैं अभी नहीं किया। अभी नहीं किया हुआ? अच्छा, यहाँ तक मार्कअप एंड मार्जिन की पहले मुझे आपको प्रैक्टिस करवानी है, फिर हम ये ट्रांजैक्शन सॉल्व कर पाएंगे। अब हमारा टाइम ओवर हो गया हुआ है, जिशान साहब की क्लास है, तो कल मुझे याद करवाइएगा, पहले आके मार्कअप एंड मार्जिन की प्रैक्टिस करनी है, फिर इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट कर पाएंगे। ओके मैम। ओके बेटा, ओके। यस मैम, थैंक यू मैम। यू वेलकम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।